गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने बड़े भाई साहब के अग्रिम पाठ का पठन किया था, जिसमें बड़े भाई के फेल हो जाने पर छोटा भाई इतरा रहा था और बड़े भाई उसे घमंड न करने की सलाह दे रहे थे। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, अर्थात तुम घमंड से चूर हो गए। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अंधेरे में तीर चलाया और वह निशाने में लग गई। बिना सोचे समझे अंदाजा लगाया और वह निशाने पर लग गई। मगर वटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई किस निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, कठिन मेहनत करना। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाने, अर्थात बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना करना। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी खोज गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों में जेम्प हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। ये दोयम सोयम क्या है? तो 1 2 3 4। मुझे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पनाह है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहीनों से पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। मुमतहीनों, अच्छा परीक्षा जांच एग्जामिनर की पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर यह लिंग गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, अर्थात इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में? दोगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधी ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात कर याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। नाम को रोइए अर्थात उसके माला को जपिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो उसे हिमाकत कहता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं, हिमाकत अर्थात बर्बादी कहता हूं। बचा किफायत अर्थात बचत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। ठूंस दिया जाए अर्थात
उसमें भर दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो ना कुछ कहना हो चटपट कह दे। हम चाहते हैं कि जो कुछ बोलना है फटाफट जल्दी जल्दी बोल दे और अपनी राह ले और अपने आगे बढ़े, अपने जीवन में आगे बढ़े। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्कोप आकार के, अर्थात कहीं से भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। 4 पन्ने के चारों कोना भरा होना चाहिए। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतने शीघ्र तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, अर्थात गांठ बांध लीजिए, मन में ठान लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश कब तक समाप्त होती। अर्थात स्कूल जाने का समय निश्चित निकट हो गया था, नहीं तो भगवान ही जानते ये उपदेश कब तक समाप्त होता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, अर्थात यही बात मानने वाली है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने न देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरे हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। अर्थात मैं जो माना था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं क्लास कक्षा में अव्वल आ ही जाऊंगा, वह लुप्त हो गया, गायब हो गया। और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। और चोरों के समान जब भी खेल के आता तो भाई साहब से नजरें छुपा के बचने की कोशिश करता। इस तरह का अपना जीवन फिर से मेरी शुरू हो गई। कक्षा आज इतना ही, अगले दिन इसका आगे का पाठन पठन करेंगे। धन्यवाद।